नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। तो सीधा हरिद्वार चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक स्वच्छ गंगा मिशन कार्यक्रम को शुभारंभ कर रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं। उसको सुलझाने का काम आपने जो है मेरे आग्रह पर एकदम से लखनऊ में नवंबर के माह में बैठक बुलाकर उसको संपन्न करवा दिया। और आज जो अलकनंदा होटल था, अलकनंदा पर्यटक आवास गृह था, वो विधिवत रूप से उत्तराखंड को मिल गया है। और भागीरथी जो है पर्यटक आवास गृह उत्तर प्रदेश के लिए बन गया है। तो जब वो कार्यक्रम संपन्न हो गया तो पत्रकार वार्ता को संबोधित करने हम जब जा रहे थे तो वो संजोग से औस्ती जी भी यहाँ पर थे, कहाँ चले गए, तो उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल गंगा जी के पास में रखी हुई थी। तो महाराज जी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में होगी, पहले सीधे गंगा माँ को प्रणाम करने में। भाइयों बहनों, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर महाराज जी को सुनना चाहते हैं और मैं बहुत देर तक उनके और आपके बीच में नहीं रहना चाहता। अब मैं गंगा जी के मैं किनारे तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं शारदा मैया के किनारे पैदा हुआ हूँ। और शारदा मैया जो है वो भी जो है गंगा की छोटी बहन समझ लीजिए आप, जो वहां से निकलती कैलाश मानसरोवर से, काली गंगा बोलते हैं। तो शारदा मैया का इतना बचपन से मेरे संस्कारों में कहूँ, मैं जहाँ भी पहुंचा माँ शारदा की प्रेरणा से पहुंचा। और बचपन ऐसा बीता हमारा शारदा मैया में कि हम जब कक्षा 6 में पढ़ते थे, 5 में पढ़ते थे, तो स्कूल से 12 बजे जो है हमारी छुट्टी हो जाती थी। अब पता नहीं आप सब लोगों में से प्राइमरी पाठशालाओं में कितने लोगों ने पढ़ा, मुझे पता नहीं है। मैं प्राइमरी पाठशाला में पढ़ता था और जैसे छुट्टी होती थी, पिताजी तो सेना में थे, माताजी अकेले घर में रहती थी, सारा जो है अपना बस्ता वस्ता रखा हमने और 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक लगातार शारदा मैया के कभी इस पार कभी उस पार दिन भर तैरने का काम करते थे। और आधा घंटा जो है नहर में, और जैसे ही ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद फिर आधा घंटा धूप में, रेत में फिर गर्म हो जाता था, फिर गोता लगाते थे वही ड्राइव। आजकल तो लोग जो है नए बच्चे हमारे स्विमिंग पूल में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, और हम लोग तो इतने परफेक्ट तैराक हैं कि मतलब कहीं से कहीं को चल रहे हैं। 10-10 बार महाराज जी मैंने पार किया शारदा जी। अब आप जब आएंगे गोरखनाथ मंदिर तो आपको बुलाऊंगा, क्योंकि वो शारदा मैया का भी ऐसा आशीर्वाद है कि पहले विधानसभा क्षेत्र खटीमा रहा शुरू से मेरा, और अब अगला वाला जो चंपावत है वो भी शारदा मैया के साथ मेरा। उसका चुनाव मैंने नहीं करा, मदद मसीह जी बैठे हैं पार्टी में, और ऊपर तक जो है बात गई तो वहीं से केंद्रीय स्तर पर तय हुआ। लेकिन शारदा मैया का आशीर्वाद है कि शारदा मैया कहती है कि तुम यही रहोगे, इसके आसपास घूमते रहोगे जहाँ भी जाओगे। तो आज के अवसर पर मैं आदरणीय मिशन जी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो लगातार इस प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। आप सब जानते हैं कैसे कवि हैं, मेरे ख्याल से सैकड़ों किताबें और सैकड़ों पुस्तकें उनकी इस क्षेत्र में आ चुकी हैं। मैं एक बात कहते हुए, भगीरथ जिस प्रकार अपनी तपस्या के बल पर गंगा को मृत्यु लोक में लाए, उसी प्रकार हम सभी को पुनः उसी तपस्या का परिचय देते हुए इस अभियान के ध्येय को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। और हम सब लोग निश्चित रूप से संकल्प लेंगे। कई बार क्या है कि मैं देखता हूँ जब तक गंगा मैया यहाँ से लेके आगे गजरोला तक भी जाती है, तब तक भी जो है मोक्षदायिनी है, प्राणदायिनी। हालांकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज इस माँ गंगा को स्वच्छ करने के लिए और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये अभियान पूरी सफलतापूर्वक काम कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी मैं पिछले दिनों नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में सम्मिलित हुआ था तो बहुत सारे एसटीपी प्लांट लगाने की बात हो रही है कि गंगा में जो हमारे गंदे नदी नाले हैं वो सीधे न जाए, वो उनका ट्रीटमेंट होने के बाद जाए, जिससे कि गंगा की जो अविरल धारा है, जिसको हम हमेशा मोक्षदायिनी, प्राणदायिनी और हर प्रकार से हमारे लिए
आचमन जिसका हम करते हैं, सारे हमारे जो भी काम है, और जैसे श्रद्धेय स्वामी जी अभी कह रहे थे कि विदेशों में भी जाते हैं तो वो गंगा जल पीते हैं, गंगा जल का ही चामन करते हैं। और साथ में वैज्ञानिकों ने भी तमाम जो है, जो रिसर्च करी है, अनुसंधान करी है, उसमें भी सिद्ध हो गया है कि गंगा जल 20 वर्षों तक भी, वर्षों तक भी वो जो है बोतल में रखा रहता है तो खराब नहीं होता है। इसलिए इस माँ गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखेंगे, ऐसा संकल्प लेकर हम सब जाएंगे। उतना ही कहते हुए पुनः योगी जी का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात यही करूँगा। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं अपने मुख्य अतिथि को, जिनके कुंभ प्रबंधन में, इलाहाबाद के कुंभ प्रबंधन में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने एक बहुत बड़ा शोध किया कि कैसे इन्होंने इतना बड़ा कुंभ प्रबंधन किया, जिनके कोरोना प्रबंधन पर कई विदेशों के विश्वविद्यालय इस बात से हैरत में थे कि कैसे इतने बड़े प्रदेश में उन्होंने इतना अच्छा कोरोना का एक जो अच्छा उनका प्रबंधन किया। उनके गुड गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कैसे उत्तर प्रदेश इतना उछाल मार पाए, ये भी सभी के लिए शोध का विषय है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ माँ भारती के सपूत और हमारे उत्तराखंड की शान, हमारे पूरे देश की शान, पूरे विश्व के युवा जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय योगी जी महाराज जी। आज के इस कार्यक्रम के यहाँ पर विशेष रूप से पधारे उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, पूज्य स्वामी जूनाखड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व शिक्षा मंत्री और लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री मदन कौशिक जी, माननीय विधायक श्री आदेश चौहान जी, संयोजक स्पर्श गंगा अभियान सुश्री आरुषि निशंक जी, स्पर्श गंगा अभियान के साथ जुड़े हुए सभी महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं यहाँ पर उपस्थित आप सभी महानुभावों को स्पर्श गंगा अभियान के साथ जुड़ने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब हम गंगा की बात करते हैं, इसको एक मैं महज संजोग नहीं मानता। ठीक इससे पहले का जो कार्यक्रम था हमारा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने परिसंपत्तियों के संबंधित विवाद के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को सौंपा गया। उत्तर प्रदेश सरकार भागीरथी के नाम पर वहां पर एक नया पर्यटन आवास गृह का संचालन आज से प्रारंभ करेगी। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का आपने नाम देखा होगा। गंगा तब बनती है जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, और दोनों कार्यक्रम एक साथ वहां पर संपन्न हुए हैं। एक तरफ उत्तराखंड को अलकनंदा मिली है, उत्तर प्रदेश भागीरथी पर्यटन आवास गृह के रूप में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाई है। तो जिस गंगा का निर्माण हुआ है, जो भारत की जीवन धारा है, उस गंगा के एक पवित्र संकल्प के साथ हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। माँ गंगा के प्रति आप सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा
माननीय रमेश पोखरियाल जी को, निशंक जी को, जिन्होंने 2009 में इस अभियान को प्रारंभ किया, स्पर्श गंगा अभियान। हम सब जानते हैं गंगा भारत की जीवन धारा है। दुनिया के अंदर जितनी भी संस्कृति पनपी है वे किसी न किसी नदी के तट पर पनपी है। और हमारे यहां तो सामान्य रूप से किसी भी नदी को लोग सामान्य जनभाषा में गंगा के रूप में ही संबोधित करते हैं। गंगा तालाब, मैं मॉरिशस में गया था। मॉरिशस में लगभग 200 वर्ष पहले जो भारत से कामगार और श्रमिक गए थे, उन्होंने उस देश का निर्माण किया। वहां पर उन्होंने अपनी आस्था को कैसे सजो करके रखा था। वे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, श्रमिक के रूप में गए थे। गिरमिटिया श्रमिक के रूप में वहां पर गए थे और गिरमिटिया श्रमिक के रूप में उन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया, अपने साथ यहाँ की आस्था को लेकर के गए थे। मुझे वहां कई घरों के भी अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं एक बात देखता था कि वहां पर वे लोग कैसे उन्होंने रामचरितमानस की पोथी आज भी रखी हुई, 200 वर्षों के बाद भी। मैंने वहां लोगों से पूछा, मैंने कहा क्या इसको पढ़ना जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं, लिपि का ज्ञान नहीं। लेकिन रामचरितमानस और भोजपुरी में वे लोग अपना बोलते हैं, अवधी में अपनी भाषा बोलते हैं। आज भी मॉरिशस में गंगा तालाब बना करके अपनी आस्था को व्यक्त किया है उन्होंने। जो मीठा पानी का तालाब वहां पर, क्योंकि मॉरिशस छोटा सा देश है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ एक टापू है, खारा पानी है, लेकिन जो उस देश में मीठा पानी का तालाब था, उस मीठे पानी के तालाब को उन्होंने, मीठे जल के तालाब को उन्होंने गंगा तालाब के रूप में व्यक्त करके उसका नामकरण करके उसकी पूजा ऐसे करते हैं जैसे हम यहाँ गंगा पूजा करते हैं, गंगा जी की आरती करते हैं, गंगा जी के साथ हमारा संपर्क और संवाद है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी हम जाते हैं, भारतवंशियों ने इसी प्रकार की परंपरा को किया है। गंगा के प्रति एक निष्ठ जो आस्था है, निष्ठा है, वहां पर हम सबको देखने को मिलती है। और हम तो सब गंगा पुत्र हैं, हिमालय पुत्र हैं। ये तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने इस दायित्व का यहां रह करके निर्वहन कर सके। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नमामि गंगे परियोजना ने इस दिशा में बहुत अभिनंदनीय कार्य किया है। भाइयों बहनों, क्योंकि मां गंगा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करती है। 2500 किलोमीटर की इस यात्रा में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वह उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। 1000 किलोमीटर की 5 राज्य हैं और उसमें से 1000 किलोमीटर की दूरी उत्तर प्रदेश में तय होती है। हमारे जनपद बिजनौर से लेकर के और जनपद बलिया तक मां गंगा 1000 किलोमीटर की जिस यात्रा को पूरी करती है, इसमें हरिद्वार के बाद तो अनेक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट आ जाते थे जहां पे गंगा नदी नहीं बल्कि नाला जैसे दिखने लगती थी। उनमें से कानपुर एक जगह थी। कानपुर में एक नाला था, उसका नाम था सीसा मऊ नाला। 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन वहां से गंगा में गिराया जाता था। उसके आगे एक और नाला पड़ता, उसका नाम जाजमऊ था। वहां पर जितना भी ये चमड़े का उद्योग है ना, चमड़े के उद्योग का जितना भी जहरीला कचरा था वो सब गंगा जी में डाला जाता था। और उसके बाद मां गंगा में एक भी जलीय जीव नहीं बचे थे। कोई मछली नहीं, कोई कीड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान नमामि गंगे परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के बाद सीसा मऊ नाला, जहां पर 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गिरता था,
आज वहां पर हमने सेल्फी पॉइंट बना दिया। एक बूंद भी गंगा जी में सीवर नहीं गिरता है, एक बूंद भी नहीं। ऐसे ही जांजमऊ में जब हमने जितने भी वहां पर चमड़े के उद्योग थे, मैंने उनको कहा भाई या तो उद्योग बंद होगा या फिर ट्रीटमेंट प्लांट बना करके जो पानी यहां से निकलेगा ये गंगा जी में नहीं जाएगा, बल्कि इसको तुम्हें खेतों में पानी डालने के लिए, सिंचाई के लिए इसका उपयोग करना होगा, और गंगा जी में कतई इसको नहीं डालने देंगे। आज आप देखते होंगे फिर से जलीय जीव जांजमऊ में हम लोगों को कानपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। हर प्रकार के जलीय जीव वहां पर आ गए हैं। मेरा यह मानना है, जब हम लोग प्रयागराज कुंभ का आयोजन कर रहे थे तो प्रयागराज कुंभ में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि पूज्य संतों की जो सबसे बड़ी, हमारे पूज्य संत जन एक बात की मांग करते थे कि हमें अविरल गंगा, निर्मल गंगा चाहिए स्नान करने के लिए। उनको अपने भौतिक संसाधनों से इतने मतलब नहीं था, टेंट कितना मिलेगा, सुविधा कितनी मिलेगी, सुरक्षा क्या मिलेगी, उसकी कोई चिंता नहीं थी। उनकी एक ही चिंता होती थी कि क्या हमें स्नान करने के लिए शुद्ध गंगा जल मिल जाएगा, संगम में क्या शुद्ध जल होगा, हमारे लिए चुनौती थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2019 ने दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ का जो रूप सबके सामने प्रस्तुत किया। 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे प्रयागराज कुंभ में। यूनेस्को को हेरिटेज के रूप में प्रयागराज कुंभ को स्थापित करना पड़ा, मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसे मान्यता देनी पड़ी। और प्रयागराज कुंभ के उस उदाहरण के बाद जब हम लोग इस यात्रा को लेकर के आगे चले, वाराणसी में मुझे याद है 2020 का बात, 2020 को गंगा जी में बाढ़ आई थी। वाराणसी में कई शहरों में, कहीं शहर के अंदर, कहीं मोहल्लों में पानी आ गया था, बाढ़ का पानी घुस गया था। मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं गया था वहां पर, मैंने वहां पर एनडीआरएफ के जो जवान थे जो वहां सेवा कार्य कर रहे थे, मैं उनके साथ स्टीमर में बैठा, एक कॉलोनी में हम जा रहे थे। एनडीआरएफ के डीआईजी भी उसमें मेरे साथ बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कब से यहाँ पर हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले 3-4 वर्षों से यहाँ पर हूँ। मैंने कहा ये बाढ़ आई है, इसमें तो बाढ़ में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन क्या आपको लगता है नमामि गंगे परियोजना के पहले और नमामि गंगे परियोजना के बाद कोई अंतर आया? उन्होंने कहा हाँ साहब, 2000 नमामि गंगे परियोजना को उत्तर प्रदेश सरकार में 2017 के पहले प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो सरकार बनने के बाद यहां पर जब नमामि गंगे परियोजना का काम प्रारंभ हुआ और दोनों केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर काम प्रारंभ किया, 2017 के पहले हम लोग अपनी नियमित प्रैक्टिस करते थे गंगा जी में, और जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे, एक सप्ताह प्रैक्टिस करते थे 2017 के पहले, हमारी पूरी बॉडी में लाल लाल चकत्ते उभर जाते थे। यानी ये बताता था कि गंगा जी का जल आचमन तो दूर, यह पीने लायक भी नहीं है, आचमन करने लायक भी नहीं है, यानी वह पीने लायक भी नहीं है, और स्नान की बात तो बहुत दूर हो जाती है, आचमन के लिए भी नहीं था। और कहा अब हम लोग महीनों महीनों प्रैक्टिस करते हैं, कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि अब गंगा इतना शुद्ध हो चुकी है कि हम स्नान भी कर सकते हैं, उसका आचमन भी कर सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आप एक बार आइए बरसात के बाद, आपको हम लोग गंगा जी में अब डॉल्फिन दिखाएंगे। गंगा जी में अब डॉल्फिन फिर आ गई। यानी मोदी जी के नेतृत्व में नमामि गंगे परियोजना ने इतना पवित्र कार्य किया है, एक मर रही नदी को पुनर्जीवित करके हम लोगों ने जो काम किसी कालखंड में महाराज भगीरथ ने किया था, वही कार्य आज नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और सचमुच यह अभिनंदनीय कार्य है। लेकिन मित्रों, सरकार पैसा लगा सकती है, प्रोजेक्ट बना सकती है, सरकार अपने स्तर पर एक अभियान को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन उसे सस्टेनेबल बनाने में योगदान समाज को करना होगा, समाज को ओन करना होगा, उसे अपने हाथों में लेना होगा।
अपने हाथों में जवाब लेंगे कि नहीं, ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। हम गंगा जी में कुछ भी गंदा नहीं होने देंगे। गंगा जी का कोई भी सहायक नदी हो, गंगा नमामि गंगे परियोजना का मतलब जो गंगा नदी नहीं, जो गंगोत्री से गंगा सागर तक बहती है, गंगा और उसकी सभी सहायक नदियों को हमें इसके लिए तैयार करना होगा। और उसकी तैयारी के लिए आवश्यक है कि हम लोग प्रयास करें। हमारे स्तर पर एक संकल्प होना चाहिए इस बात का कि किसी भी नदी को, किसी भी तालाब को, किसी भी अन्य पोखर को, कोई भी जल जहां पे हो, उस जल के प्रति एक पवित्र भाव हमारे मन में होना चाहिए। उसको गंदा न होने दें, अपवित्र न होने दें, गंदगी न फेंके, कचरा न फेंके, उसे अपवित्र न होने दें, कपड़ा न धोए। कोई व्यक्ति अगर उसका देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, या कोई जानवर मर गया है, उसको हम नदी में न फेंके, बल्कि अग्नि संस्कार करें या भू समाधि दें। अग्नि संस्कार, भू समाधि के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं सोचने चाहिए कि हम जल प्रवाह करेंगे, अन्य कोई कार्य करेंगे, क्योंकि इससे हम पूरी जीव सृष्टि के साथ हम एक प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई भी अन्य कार्य हैं जो भी इस प्रकार के आयोजन हो सकते हैं, प्लास्टिक कतई न डालने दें, प्लास्टिक फ्री गंगा का अभियान, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, कुछ भी गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में, किसी नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में जो खेती बाड़ी होती है, वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं होने देंगे। कोई भी कचरा नहीं फेंकने देंगे, नदी के मार्ग को अवरुद्ध नहीं होने देंगे। ये तमाम अभियान जब तक सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन अपने हाथों में नहीं लेंगे, तो भाइयों बहनों, नियति के सामने बार बार क्षमा याचना करने से, उनके सामने अपने आप को खेद व्यक्त करने के सिवाय हमारे सामने आने वाले समय के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, और हम लोगों को फिर आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए जो कार्य किया है, उस कार्यक्रम के साथ हर उस नागरिक का जो ये मानता है कि गंगा हमारी आस्था ही नहीं, हमारा जीवन भी है, हमारे लिए जीवन दायिनी है। याद रखना, अगर गंगा और यमुना जैसी नदियां उत्तर भारत में नहीं होती तो थार के मरुस्थल जैसी इस भूमि की स्थिति होती। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि अगर इस विशाल गंगा और यमुना के दोआब को और इस पूरे क्षेत्र को, जो आप हरिद्वार से लेकर के और आपको गंगा सागर के तट तक देखने को मिलता है, कि दुनिया का सबसे उपजाऊ भूमि है। यह भूमि इतनी विस्तृत भूभाग में फैली हुई, लगभग 64 लाख हेक्टेयर की भूमि, इतना विशाल मैदान, दुनिया का एक बार नहीं, एक बार फसल उत्पादन करेंगे, 3-3 बार के लिए उनका भरपेट भोजन उपलब्ध कराने की क्षमता रखती है। मां गंगा की ही कृपा है इसके पीछे, और इसके लिए हम सबको मिलकर के इस अभियान के साथ जुड़ना पड़ेगा कि गंगा हमारा जीवन भी है, हमारी जीविका भी है, हमारी आस्था भी है, और हम सबके जीवन का आधार भी है। ये दोनों जब एक साथ मिलकर के चलेंगे तो यह अभियान सफलता की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। और मैं धन्यवाद दूंगा निशंक जी को कि उन्होंने इस अभियान का शुभारंभ किया, और आज उनकी सुपुत्री इसके राष्ट्रीय संयोजक बनकर के स्पर्श गंगा अभियान के माध्यम से एक एक नागरिक को जोड़ने का कार्य कर रही है। सरकार के स्तर पर प्रयास हुआ है, हम हर जनपद में गंगा समिति का गठन करें, और गंगा समिति वहां पर अवेयरनेस के कार्यक्रम के साथ लोगों को जोड़ रही है। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने गंगा यात्रा ही निकाली थी, एक बलिया से निकली थी और एक बिजनौर से निकली थी। एक तरफ यात्रा में मैं चला था, एक तरफ हमारी राज्यपाल चली थी। उद्देश्य एक ही था, जन जागरण का। अगर सभी गंगा मां के प्रति आस्था व्यक्त करने वाले सभी संगठन एकजुट होकर के कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, परिणाम हम सबके सामने आ जाएंगे।
और हमें इस अभियान के साथ जुड़ना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा कि आज स्पर्श गंगा के साथ साथ स्पर्श हिमालय के भी कार्यक्रम को हमें देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। हिमालय तो ये तो देवभूमि कहलाने का हमें अधिकारी बनाया है तो देवराज हिमालय ने बनाया है। एक पर्वतराज हिमालय के कारण है और हिमालय उत्तर भारत की जल संसाधन की आपूर्ति भी करता है और हमारी आस्था की प्यास को भी बुझाने का काम करता है। हर प्रकार से हमें हमेशा संतुष्टि कोई देता तो हिमालय देता है। हिमालय के बारे में स्पर्श हिमालय का कार्यक्रम मैं गंगा बोल रही इस पुस्तक का यहां पर विमोचन और मां गंगा में कितना शानदार गायन यहां पर सुश्री नेहा थपलियाल ने यहां पर गाया था। आपने उनके यही उत्तराखंड की विभूति है, उनकी आवाज ने कितने मधुरता के साथ मां गंगा की के साथ हम सब के स्पंदन को जोड़ने का कार्य किया है। मित्रों, एक पवित्र अभियान है, हम सबको इस अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। ये हमारा नैतिक दायित्व भी है, हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस कार्यक्रम के साथ अगर हम जुड़ते हैं तो हिमालय को बचाने का एक अभियान होगा। उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे का कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किए। मां गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में लोग फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का उपयोग न कर सकें। 10-10 किलोमीटर के दायरे को लेकर के हम लोगों ने व्यवस्था की है। जैविक खेती को वहां पे बढ़ावा देंगे, नेचुरल फार्मिंग। उसके लिए हम सरकार की तरफ से इंसेंटिव भी लोगों को दे रहे हैं। बागवानी के लिए भी हम वहां पे प्रोत्साहित कर रहे हैं। फ्री में फलदार वृक्ष देंगे लोगों को। 3 वर्ष तक उन्हें सरकार कुछ इंसेंटिव देगी, कुछ सब्सिडी देगी और साथ साथ ये भी प्रयास हो रहा है कि जो भी जैविक प्रोडक्ट वहां से पैदा होगा उसके लिए हम लोग हर कमिश्नरी स्तर पर एक टेस्टिंग लैब स्थापित करके उसकी ब्रांडिंग और उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था भी करेंगे, जिससे मार्केट में उसे अच्छा दाम मिल सके। और अच्छा दाम मिल रहा है, बहुत अच्छा दाम मिल रहा है। लोग आज लालायित हैं तमाम प्रकार की। आज आप देख रहे होंगे कि कैंसर एक बीमारी बनती जा रही है, भयंकर बीमारी बनती जा रही है। केमिकल और फर्टिलाइजर के कारण पंजाब के अंदर तो एक कैंसर ट्रेन ही चलाई गई है।